बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज करने से पहले हम मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे और टाइप्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। क्या होता है कि छोटे बच्चे क्या करते हैं कि एक दूसरे के नेम उलट रख लेते हैं। अब अगर किसी बच्चे की ना हाइट ज़्यादा है, ठीक है, अगर एक बच्चे की हाइट ज़्यादा है तो बच्चे उसको ना लंबू कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, यानी वो टाल है। उसके पास एक खसूसियत है कि वो हाइट में ज़्यादा है, तो उसको उस खसूसियत की वजह से लोग पहचानने लग जाते हैं कि वो भाई पंजाबी में अगर कहें तो वो लंबू जा रहा है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा बेचारा मोटा है, ठीक है, हेल्दी है काफ़ी, तो लोग उसको क्या करते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरा उसके नेम रख लेते हैं मोटू। अब इसके पास खसूसियत ये देखें बेचारे के, इसके भी बाजू हैं, उसके भी हैं, इसका भी सर है, उसका भी है, दोनों में फ़र्क क्या है कि उसके पास खसूसियत क्या है कि वो भाई टाल है, लंबा है, तो उसको हम लंबू लंबू कह रहे होते हैं। और इस भाई के भी पास सारी चीज़ है, लेकिन खसूसियत क्या है कि ये बच्चा मोटा है, ठीक है, तो इसको हम मोटू कह रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जो चीज़ किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो चीज़ वाज़ेह ज़्यादा होगी ना, हम उसका नेम उसी प्रॉपर्टी के ऊपर रख देंगे। अब ये देखें कि रो इस तरह से होती है, ये रो है, ठीक है, और ये कॉलम है इस तरह से। अब अगर मैं मैट्रिक्स इस तरह से बनाई जाए, जितनी मर्जी लंबी बना लो, इसके अंदर 1 2 5 9 जितना मर्जी लिख लो, तो ये मैट्रिक्स हमेशा क्या रहेगी, रो मैट्रिक्स रहेगी। अब इस तरह की आप मैट्रिक्स जितनी मर्जी लंबी बना लो, ठीक है, इसके अंदर जितना मर्जी आप एंट्रीज लिख लो, तो ये कॉलमन मैट्रिक्स होगी। अब रो या कॉलम की इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर सिर्फ एक रो है, ठीक है, कॉलम जितने मर्जी हो जाए, और इसके इसलिए इसको रो कह रहे हैं हम, ये रो मैट्रिक्स है, और इसके अंदर कॉलम एक है, रो जितनी मर्जी हो जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, तो ये कॉलमन मैट्रिक्स हो जाएगी। अब क्या है कि हम डिफाइन करने चाह रहे हैं रो मैट्रिक्स। पता ये चला है कि हर वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ 1 रो होगी, ठीक है, एक रो होगी, तो वो रो मैट्रिक्स हो जाएगी। और हर वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा तो वो कॉलमन मैट्रिक्स हो जाएगी। तो डिफाइन के अंदर आपने क्या करना है, सारी डिफाइन के अंदर ये देख लें, सारी डिफाइन के अंदर आपने यही लिखना है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज, इसके बाद जो है ना मैं आपको लिखवा देता हूँ। कॉलमन के अंदर अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलमन मैट्रिक्स इफ इट हैज, ठीक है, इसके बाद मैं आपको लिखवा देता हूँ। A matrix is called rectangular matrix if a matrix is called square matrix if a matrix is called null और zero matrix if। इसके बाद क्या लिखना है, रो मैट्रिक्स के अंदर क्या लिख देना है, if it has only one row, ठीक है, ये आ गई। अब इसमें आपने लिखना वही है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो कॉलमन मैट्रिक्स इफ के आगे मैं लिखवा रहा हूं, इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, ठीक है, अगर इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा। अब ये देखें, इन दोनों के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल आप इसके एक का नाम दे दें और कुछ भी लिख रहे हैं, तो जितना मर्जी लंबा आप ये इस तरह से रो के अंदर जितनी मर्जी एंट्रीज लिख दें, 1 लिख दी, 2 लिख दी, 5 लिख दी, आप बी बना लें, ठीक है, उसमें बेशक 2 लिख दें, 5 लिख दें, 7 लिख दें, जितनी आप इसको बढ़ाते जाएंगे। सिर्फ आपने क्या लिखना है, सिर्फ एक रो होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो जाए, रो एक होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 1 और 5 लिख दिया, तो ये भी रो मैट्रिक्स है। इसी तरह कॉलमन मैट्रिक्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ कि ये कॉलमन मैट्रिक्स है मेरे पास इस तरह से, ठीक है, इसके अंदर आप जो मर्जी लिख लें एंट्रीज। अब मैं इसको y का नाम दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं और लंबी बनानी है इस तरह से, तो आप इसके अंदर जितनी मर्जी एंट्रीज लिख लें, ठीक है, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, तो एंट्रीज आपने खुद लिख देनी है, 1 5 9 कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी वो रो मैट्रिक्स, और ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा आपने लिखना है वो कॉलमन मैट्रिक्स होगी। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलमन मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, ठीक है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स पे जाते हैं। देखा जाए तो रेक्टेंगल किस शेप की होती है, रेक्टेंगल ये देखें,
स्केयर होती है जिसकी चारों साइडें बराबर हों, ठीक है, चारों साइडें यानी ये साइड और ये साइड और ये साइड बराबर हो जाए, ठीक है, ये आपस में बराबर होती है स्केयर के अंदर। और रेक्टेंगल वो शेप होती है जिसमें आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी और ये वाली इस साइड के बराबर हो जाएगी। हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्यों कहना चाह रहे हैं? अगर कैसे ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद, ये देखें, इसको आप रो समझें और इसको कॉलम समझें, रो की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो। ये देखें, इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती, रेक्टेंगल के अंदर लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती, स्क्वायर के अंदर लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो आप रेक्टेंगल मैट्रिक्स की डिफाइन कर रहे हैं कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगल मैट्रिक्स इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। देखें, इंग्लिश आपने ये इफ तक वही लिखनी है कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट हैज, ठीक है, क्या, इफ इट हैज नंबर ऑफ, ये देखें, NO लिखना है, डॉट डालना है, ऑफ लिखना है, रोज लिखें, नंबर ऑफ रोज इक्वल डालें नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इसमें भी आपने क्या करना है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ठीक है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज के बाद ये देखें, इफ इट हैज, क्या, हैज के बाद ना आप ये कोमा लगाना है, इधर भी इफ इट हैज कोमा लगाएं, नंबर ऑफ रोज, अभी यहां से मैं इस चीज को कुछ नहीं कर रहा, ये देखें, इफ इट हैज वही कॉपी पेस्ट करने लगा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। मैंने आपको बताया था कि रो मैट्रिक्स रेक्टेंगल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसमें ये चीज लगानी है, इसका मतलब है नॉट इक्वल, और इधर आपने बिल्कुल इक्वल रखना है कि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगे, ठीक है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है तो वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। अब क्या है कि आप अगर इस तरह से नहीं लिखना तो आप इसको वर्डिंग में लिखें कि इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल, ये देखें, इसका मतलब इक्वल नहीं, नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, इसको भी वर्डिंग में लिखना है। तो इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, मैंने आपको मैथमेटिकली लिख दिया, इसमें भी कोई गलती नहीं है। आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं यानी आप ये इक्वल खत्म करके, तो इसको भी इंग्लिश में लिखना है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एक एग्जांपल क्या है, ये देखें, मैं इसमें लिखने लगा हूँ ए इस तरह से, ठीक है, 1 5 ये लिख दिया, बी मैंने लिख दिया 2 3 ये लिख दिया, ठीक है, और मैंने सी लिख दिया 1 2 3 6 9 -2, ठीक है, डी मैंने लिख दिया इस तरह से कर लें 1 2 3 4 5 6 9 10 इस तरह से। अब ये देखें, इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है तो ये रेक्टेंगल है, ये हमेशा आपने यही समझना है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। ये देखें, इसमें रोज कितनी है, 1 2 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, ठीक है, तो 3 और 2 कभी बराबर नहीं होते, इसमें 2 रोज हैं 1 कॉलम है, बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगल है। 1 रो है 2 कॉलम है, बराबर नहीं है, मतलब 1 और 2 बराबर नहीं होते ना, तो रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए। इसमें लिखने लगा हूं कि एक्स, ठीक है, नेम आप कोई भी लिख लिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है, इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, ठीक है। अब y लिख रहे हैं इस तरह से कि 0 2 6 4 9 2 0 1 3 इस तरह से। अब ये देखिए, इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, ठीक है, तो ये भी क्या होगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो आपने क्या समझा कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स, हर वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है तो वो रेक्टेंगल है। अगर अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब जैसा कि इसके नेम से पता चल रहा है, नल या जीरो, नल या जीरो का मतलब उसकी तमाम एंट्रीज कितनी हो जाए, 0,
ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज एलिमेंट क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। तो आपने क्या लिखना है कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ इट हैज ऑल ऑफ एंट्रीज, ठीक है, एंट्रीज जीरो। मतलब क्या है कि आप खुद से लिखें कि अगर इसकी तमाम एंट्रीज क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो वो नल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब ये देखें, मैं आपको ना एग्जांपल के तौर पे कुछ मैट्रिक्स लिख के देता हूं, आपने उसकी पहचान करनी है क्या है। अब ये एग्जांपल लिखी हुई है, आपने क्या करना है, इसके नेम बताने हैं, सोचने हैं ज़हन में कि क्या यही नेम हो सकते हैं। अब ये देखें, क्लियर बात है कि पहले हमें नजर पड़ते ही पता चल रहा है कि ये इसमें एक कॉलम है और ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि इसमें क्या है, एक कॉलम है और दो रोज हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, तो इसको हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो होता क्या है, ठीक है, जो चीज उसकी ज्यादा वाज़ेह होती है उस चीज के ऊपर आप उसका नेम रखते हैं, ठीक है। ये तो आपने बाद में डिसाइड किया ना कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हैं नहीं है, जो भी है, अभी आपकी नजर पड़ते ही आपको पता चल गया कि वो भाई, वो लंबू भाई आ रहे हैं, तो ये आपने उसका नेम बता रही है कि इसमें कॉलम एक है, सो ये क्या है, कॉलमन मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कॉलमन होगी। अब ये देखें, इसमें ये देखें ना तो ये बेचारा लंबू है ना कोई मोटू है, सही तरह से पता ही नहीं चल रहा, तो ना इसके अंदर एक रो है ना इसके अंदर एक कॉलम है, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट स्टेज पे चलेंगे, देखें कितनी रोज हैं, दो, कॉलम कितने, दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हैं, तो ये क्या होगी, स्क्वायर है, ठीक है। अब ये इसी तरह से, ये आपको लंबी लग रही होगी थोड़ी सी, लेकिन क्या है कि कॉलमन मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी है कि सिर्फ एक कॉलम होना लाजमी है, इसके अंदर दो कॉलम है, ठीक है। तो आपने क्या किया, तीन रोज और दो कॉलम है, ठीक है। तो 3 और 2 बराबर नहीं होते, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। अब ये देखें इसी तरह से, अब आपको ये इस तरह से लग रही होगी कि ये रो मैट्रिक्स है, रो के लिए कितनी रो होना लाजमी है, एक, तो इसमें दो रोज हैं तीन कॉलम है, तो अगर दो रोज दो कॉलम या तीन रोज तीन कॉलम होते तो स्क्वायर होती, वरना ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल लिख लें, ठीक है। अब जी क्या है, जी के अंदर ये देखें, अब ये भी लग रही है, इसके अंदर रो कितनी है, एक है, तो हम अगली स्टेज पे जाएंगे नहीं, पहली बात यही है कि ये रो मैट्रिक्स है। अगर उसने ऑप्शन आपको नहीं दिया कि आप बताएं कि ये रो है कि नहीं, आपको और ऑप्शन दिए हुए हैं, तो फिर सेकंड नंबर पे ये क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। इसी तरह से अगर इसमें ने आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ कि कॉलमन है या नहीं, तो फिर ये सेकंड इसका ऑप्शन क्या है कि ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। अब एच भी क्या है आपके पास, रेक्टेंगल है, ठीक है। अब आ जाए कि अगर यही मैं उठा के इधर इसी तरह शेप में लिखता हूं और इसके अंदर मैं 0 0 लिख देता हूं, ठीक है। अब दूर आपकी क्लास में एक बड़े कद वाला बच्चा पढ़ता है और है ही वो नालायक, तो आप उसको लंबू की जगह पे ना उसको नालायक कहेंगे कि वो जी, ये देखें अब उसके अंदर है ही 0 0। अब हमने उसकी डिमेंशन नहीं देखी पहले, ठीक है, कि वो इधर इधर नहीं, 0 है, सीधा सीधा बता दी कि ये 0 है। तो सबसे पहले हमें उसके अंदर एंट्रीज नजर आ रही हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये नल मैट्रिक्स है। अब अगर मैं लिख दूं जे इस तरह से, 0 0 इस तरह से, तो ये नल है। अगर मैं जे के लिख दूं इस तरह से कि वो 0 है, तो ये भी नल है, ठीक है। तो आपने पहली दफा देखते ही आपके जहन में जो चीज आएगी ना, हाँ ये हो सकती है, तो फिर आप उसको एनालाइज करें तो वही होगी इंशाल्लाह। अब ये देखें, मैं मैट्रिक्स बनाता हूं यहाँ पे जी के नेम से, ठीक है। अब देखिएगा 0 0 0 1। अब आपके जहन में क्या आया, अभी आपके जहन में यही आया कि ये क्या है, नल तो नहीं है, सारी 0 नहीं है, रो भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, फिर ये क्या हो सकती है, स्क्वायर। देखें दो रो दो कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये डिफाइंस आपकी, और आगे चलते हैं। अब आपके पास ये तीन टाइप्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर और आइडेंटिटी। एक बात ये ध्यान में रख लें कि ये तीनों ही तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और ये पेपर में भी आ सकती हैं।
इसको आपने बड़े आसान तरीके से समझ लेना है और इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकता है। डायगोनल, इसके अंदर मैं आपको काफ़ी डीपली समझाने वाला हूँ कि कॉन्सेप्ट से होते हैं। ठीक है, डायगोनल देखें। डायगोनल आप अगर ये एक शेप बनाते हैं स्क्वायर, ठीक है, इसका डायगोनल कैसे लिखते हैं? डाया का मतलब होता है दो, गोनल कोने, ठीक है, डाया और गोनल। डाया का मतलब होता है टू, ठीक है, टू, और इसका मतलब होता है कोने, ये कॉर्नर है। अब इसके अगर ये टू वाले कॉर्नर मिलाएं तो ये इसका डायगोनल है, ठीक है, ये ज़हन में रख लें। अब डायगोनल से मुराद ये इसकी डायगोनल है, ये ध्यान में रखने की ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल इंक्रीज नॉन जीरो हो, ठीक है। नॉन जीरो से मुराद वो जीरो ना हो, जीरो के अलावा कुछ भी लिखी हो, ठीक है। अब इसको समझें कि अब मैट्रिक्स कौन सी लेनी है? स्क्वायर। देखें शेप भी मैंने स्क्वायर सेलेक्ट की है, तो आपने मैट्रिक्स भी कौन सी लेनी है? स्क्वायर। तो ये इन तीनों के लिए जो क्राइटेरिया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। कि आपसे कोई पूछ सकता है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होती है? बिल्कुल वो स्क्वायर होती है, रेक्टेंगल तो वो कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी तीनों जो है ना ये स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट नंबर पे स्क्वायर लाजमी होती हैं। आपने क्या लिखना है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इफ इट्स, ये देखें जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। कोई एक एटलीस्ट इफ एनी वन, ठीक है, इट्स एनी वन डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो। मतलब क्या है कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। आपने लिखी मैट्रिक्स ए, ठीक है, बी, सी, ठीक है। मैं तीनों जो है ना 3/3 लेने लगा, ठीक है, 3/3 की। अब आपने क्या करना है? इनकी डायगोनल एंट्रीज, मतलब ये एंट्रीज ये छोड़ दें। अब फर्ज किया मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, बाकी मैंने 0 0 लिख दिया, ठीक है। अब कहते नहीं जी यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिख दें, यहाँ पे 0 कर दें। आपकी मर्जी है, यहाँ पे 5 लिख दें, यहाँ पे 3 लिख दें, यहाँ पे 4 लिख दें। तो अगर बाकी सारी 0 है और उसके डायगोनल के अंदर कम से कम एक भी नॉन जीरो है तो भी वो डायगोनल होगी। अगर उसकी सारी एंट्रीज एक नहीं 2 नॉन जीरो है तो भी क्या है? डायगोनल है। सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है और डायगोनल के अंदर सारी क्या है? नॉन जीरो है, तो भी ये डायगोनल है। तो डायगोनल की प्रॉपर्टी ये है कि एटलीस्ट 1 एंट्री उसकी 0 होनी चाहिए। एटलीस्ट उसने उसकी मिनिमम जो है ना रिक्वायरमेंट बताइए कि मिनिमम एक लाजमी जो है ना वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर ये भी 0 कर दें तो ये नल में हो जाएगी ना, ये सारी नल हो जाएगी। एटलीस्ट 1 जो है ना एंट्री क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो। और इसकी नॉन डायगोनल यानी डायगोनल के अलावा बाकी एंट्रीज 0 होती हैं, ये सबके होती हैं। अब इसके ये स्केलर के अंदर आ जाए। स्केलर स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं दोबारा से वही स्क्वायर लफ्ज यूज कर रहा हूँ, एक डेफिनेशन में वैसे लिख रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया था। आपने जिसकी भी डिफाइन करनी होती है उसका नेम उसमें ऐड करना था। आप स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ के बाद ये देखें जो मैंने रेड लिखा है इसका मतलब क्या है? ऑल ऑफ इट्स। उसमें एनी वन थी, इसमें ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर सेम, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन की लॉजिक समझ लें, इनकी पहचान के लिए मैं आपको आसान से लफ्जों में समझा देता हूँ। उसके बाद इट्स डायगोनल एंट्रीज आर सेम, तो इसकी डायगोनल सारी डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि अगर आपने यहाँ पे लिखा है 10 लिखा है, यहाँ पे भी आपको 10 लिखना लाजमी हो जाएगा। अब एक आपने बनाई बड़ी सारी, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, बाकी सारे नॉन जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? स्केलर। अगर आपने डी लिखा है ऐसा कुछ और यहाँ पे लिख दिया आपने के उसने आपको मिसाल दी हुई है। के कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर हो सकता है दुनिया जहान का, आप कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर उठा के यहाँ पे के लिखेंगे ना, ठीक है, उसके अलावा बाकी जो है 0 होंगे तो वो स्केलर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये चीज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर वो कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड आइडेंटिटी होगी अगर इसकी सारी एंट्रीज क्या हो? 1 हो, ठीक है। सारी एंट्रीज कौन सी? डायगोनल। इसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज अगर क्या हो जाती हैं? 1,
क्या है, आप यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, बाकी 0 0 कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगी आइडेंटिटी 1 1, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी की क्या कंडीशन है, उसने कहा कि तमाम उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 1, ठीक है। स्केलर की क्या कंडीशन है, उसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम, ठीक है। और डायगोनल की क्या है कि उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, कुछ भी लिख दें आप, ठीक है, कुछ भी लिख दें। अब आप इसकी लॉजिक समझें, अगर एमसीक्यूज आपने समझना है तो एमसीक्यूज ये है कि हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या वो स्केलर कहला सकती है या डायगोनल उसको हम कह सकते हैं। देखें, मैं एक मिसाल लिखी है कि शान जो है ना, ठीक है, कि हर जो इंसान होता है ना, ठीक है, या तो वो मैन होता है या वो मैन, ठीक है। अब आगे जो मैन होंगे उनके नेम आपको पता है कि शान लिखा मैंने। जो शान है ना, अगर इसके बैक थोड़ा सा पीछे जाए, हम कहेंगे शान एक आदमी है, और हर आदमी क्या होता है, इंसान होता है ना, जानवर तो नहीं होगा। शान एक आदमी है और आदमी क्या होगा, इंसान। अब ये देखें, डायगोनल जो है वो स्केलर, मतलब डायगोनल से हमने थोड़े से उसको साफ किया। देखें, इंसान है, इंसान कई होते, ये देखें इंसान की जो है ना मैन, वो मैन, उसके बाद हम उसको दोबारा प्योरीफाई किया कि मैन के अंदर दोबारा मैंने प्योरीफाई किया क्या, शान। डायगोनल से हमने प्योरीफाई किया स्केलर को दोबारा प्योरीफाई किया आइडेंटिटी। डायगोनल के अंदर क्या था, उसकी डायगोनल एंट्री कुछ भी लिख दें आप, वो डायगोनल है। स्केलर के अंदर क्या है कि आपने डायगोनल एंट्री सारी लिखनी है और लिखनी सेम है, और आइडेंटिटी के अंदर लिखनी सारी है और सारी 1 1 लिखनी है, 1 1 सेम नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी है ना, ये बैकवर्ड जाएगी। आइडेंटिटी को हम स्केलर भी कह सकते हैं और डायगोनल भी कह सकते हैं। जैसे हम शान को मैन भी कह सकते हैं और ह्यूमन भी कह सकते हैं कि शान एक आदमी भी है और इंसान भी है, ठीक है। दूसरा है कि क्या स्केलर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी हो सकती है, यानी हर आदमी शान हो सकता है, नहीं, हर आदमी शान नहीं होता, लेकिन हर आदमी को हम इंसान लाजमी कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल हो सकती है, आइडेंटिटी नहीं होती। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको उसकी लॉजिक नहीं समझ आएगी, उसमें वर्डिंग मुश्किल लिखी है। अब आ जाएंगे डायगोनल। क्या हर इंसान आदमी हो सकता है? अरे भाई नहीं होता। हर डायगोनल स्केलर नहीं होती, ना ही आइडेंटिटी होती है। लेकिन आइडेंटिटी से बैकवर्ड जाएंगे। देखें, आइडेंटिटी स्केलर भी होती है, डायगोनल भी होती है, ठीक है। अब इधर से लेके जाएंगे ना, ये स्केलर भी होगी और ये डायगोनल भी होगी, लेकिन जो स्केलर है वो सिर्फ डायगोनल होगी, नीचे की तरफ नहीं आएंगी, ना ये नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। डायगोनल स्केलर नहीं होती, ना आइडेंटिटी होती है, लेकिन हर आइडेंटिटी स्केलर भी होती है, डायगोनल भी होती है। इसलिए हर स्केलर डायगोनल होती है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं होती। इसका आपको किसी भी तरीके से कोई भी सर आपको एमसीक्यूज बना के दे सकता है, और नेक्स्ट क्लास में भी आपके ये काम आ जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं। तो आपके पास मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखी हुई है, इनमें से आपने ना, आपके पास सिर्फ मिनिमल ऑप्शन है कि इन क्राइटेरिया के अंदर से आपने बताना है कि कौन कौन सी है। क्राइटेरिया क्या है कि ये आपने इनमें से ढूंढनी है कि यूनिट कौन सी है, रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है और नल कौन सी है। उसके अलावा आपको कोई हक नहीं है और कुछ चूज करने का, ठीक है। अब देखें कि ये आपको पहली नजर में नजर आ रहा है कि ये 0 0 0 लिखा हुआ है, तो ये हो गई नल, ठीक है। अब ये स्केयर भी थी, सेकंड ऑप्शन इसके पास था कि ये स्केयर है, 2 रोज 2 कॉलम है, लेकिन हमें यहाँ पे स्केयर का क्राइटेरिया दिया ही नहीं गया, तो इसलिए इसका नल ही ऑप्शन है। अब इसके अंदर देखें रो कितनी है, 1, तो ये रो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। कॉलम को हमने देखना ही नहीं, तो ये रो मैट्रिक्स होगी। अब रो के बाद इसके पास सेकंड ऑप्शन जो था वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो रेक्टेंगल हमारे क्राइटेरिया के अंदर है ही नहीं, इसलिए ये रेक्टेंगल हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है हम उसको पहले फर्स्ट पे ही रखेंगे, ठीक है। अब ये इसके पास ये कॉलम है, तो ये कॉलम होगी, ठीक है। अब ये देखें ये स्केयर मैट्रिक्स बन रही है, हालांकि इसके अंदर स्केयर मैट्रिक्स हमारे पास क्राइटेरिया के अंदर ही नहीं है, लेकिन स्केयर के अलावा ये देखिए इसके डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 1। तो जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 होती है उसको हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स आ गई, ठीक है।
अब ये देखें इसके अंदर एंट्री ही 0 है, एक ही एंट्री है और वो भी 0 है, तो ये नल होगी। अब सेकंड क्वेश्चन जो है इधर मैंने इसमें लिखा हुआ है कि अब थोड़ा सा मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि यूनिट, रो, कॉलम, स्क्वायर, रेक्टेंगल और नल बतानी है, ठीक है। अब ये देखें रो एक नहीं है, 2 है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, 2 रोज और 3 कॉलम है, तो ये क्या होगी, रेक्टेंगल। अब आगे ये देखें एक कॉलम है, बस लिख दें कॉलम नंबर, ठीक है। हम दूसरे ऑप्शन पे अभी नहीं जा रहे, अब लिखना चाहें तो ये रेक्टेंगल बनती है, ठीक है, रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं आप, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। अब ये देखें, अब इसमें 2 रोज 2 कॉलम है, स्क्वायर बन गई, ठीक है, स्क्वायर। अब इसमें 2 रोज 2 कॉलम हैं, लेकिन इसकी अगली खासियत क्या है कि ये यूनिट है, यूनिट या आइडेंटिटी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कितनी रोज है, 3 रोज 2 कॉलम है, रेक्टेंगल है। इसके अलावा इसमें रोज कितनी है, 1, तो ये रो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। और इसमें रोज कॉलम आप गिनने की बजाय ये देखें सारी एंट्रीज क्या है, 0 0, तो ये नल होगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज 1.2 का था, 1 और 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्राइटेरिया में दिया कि आपने इसमें सिर्फ डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी जो है अलग अलग करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, ए लिखा हुआ है, ए इक्वल 4 0 0, ठीक है। अब बी जो लिखा हुआ है, तो ये ए बी सी डी आपके पास पार्ट है, इसका आपने बताना है कि ये डायगोनल है, स्केलर है या आइडेंटिटी है। अब ये देखें कि इसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो, ठीक है, और क्या है, सेम भी है, तो जो सेम होती है उसको हम स्केलर कहते हैं, ये स्केलर आ गई, ठीक है। ये आपने डिटेल से समझ लिया था। अब ये देखें इसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है, लेकिन ना सेम है ना 1 है, तो अगर 1 होती है आइडेंटिटी होती, सेम होती स्केलर होती, तो अब ना तो ये सेम है ना ये 1 है, इसलिए ये क्या हो जाएंगी, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल। अब आ जाए सी के ऊपर, ये देखें ये सेम भी है और 1 1 भी है, ऐसे यूनिट या आइडेंटिटी लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिट या आइडेंटिटी सेम नेम है, आपने घबराना नहीं है। अब इसके बाद ये देखें ये सारी 0 है, लेकिन डायगोनल के अंदर एक एटलीस्ट एक नॉन जीरो है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी 3 होता तो ये स्केलर बन जानी थी, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई और एंट्री होती 1 4, फिर भी ये डायगोनल है, अभी ये डायगोनल है, इसको अभी भी डायगोनल कहेंगे, ठीक है। आपने डिफाइन पढ़ी थी कि डायगोनल के अंदर कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, तो वो कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो आ रही है। अब ई है, ई को पहले सॉल्व करेंगे, ई को सॉल्व करें, 5 - 3 कितने होते हैं, 2, ये कितने आ गए, 0, ये भी 0 और ये भी 2। अब ये देखें डायगोनल के अंदर एंट्रीज सेम भी है और नॉन जीरो भी है, सेम के अंदर क्या आता है, स्केलर, ठीक है, इसको स्केलर लिख लें। और यहाँ तक आपकी जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट 3 क्वेश्चन हो गए।